सेवियर स्टडीज में आप सबका स्वागत है। भूगोल पर हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे और गहरी जानकारी और बेहतर जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, जो कई तरीके से आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो के अंत में जब वीडियो खत्म होगा तो अपने कमेंट इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में और कौन से कंटेंट या आगे कौन से कंटेंट आप लोगों के लिए बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से हमें बल मिलता है, हमें आत्मविश्वास जगता है और हम और बेहतर जो है करने की कोशिश आप लोगों के लिए करते हैं। तो ये भूगोल पर हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा, ज्योग्राफी पर, और इसमें हम जो है कई सारे बिंदुओं को कवर करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ हर सब्जेक्ट से एक एक वीडियो करके इस तरीके से कंटिन्यू जैसे पढ़ते जाएंगे। ज्योग्राफी से पढ़ा, फिर पॉलिटी से पढ़ेगा और आई बटन पे क्लिक करके आप लोग अन्य सारे वीडियो जो हिस्ट्री में 5-6 वीडियो 7 वीडियो बन चुके हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पढ़ा, वैदिक सिविलाइजेशन पे पढ़ा हुआ है, तो उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियो बने हुए हैं तो उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे थे पहले वीडियो में कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की, और इसमें हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर होने वाली भौगोलिक घटनाएं और ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड भी इसी के अंतर्गत है, या ये सारी घटनाएं ब्रह्मांड के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिवर्स को। तो सबसे पहले अगर हम इसके उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, तो ऐसा माना जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। अब ये जो समय दिया गया है इसमें थोड़ा बहुत अंतर पा सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग ये सही है। इसी के आसपास ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी अगर हम समय की बात करते हैं तो। अब बात यह आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है बिग बैंग थ्योरी से, बिग बैंग थ्योरी इसके विषय में बताया जाता है, जिसे हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत से मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है जो अनंत में फैला हुआ है और इसका विस्तार अभी भी होते जा रहा है, तो ये माना जाता था कि एक टाइम ऐसा था कि यह बहुत ही एक पार्टिकल के जैसा था, कण के जैसा, एकदम इत्ती चुकी था, ठीक है। तो इत्ती चुकी था तो कहने मतलब कि जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा है, बच्चे लाते हैं खेलने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि गुब्बारा जो है हवा भरते हैं, फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसमें ज्यादा हवा भर दिया जाए तो गुब्बारा फट जाए, उसके कुछ टुकड़े हो जाएं, कुछ अलग अलग बिखर जाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ कहानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, जिसमें महाविस्फोट सिद्धांत की बात की जाती है। तो ब्रह्मांड जो है एक समय था अति सूक्ष्म कण के रूप में था और इसमें तीव्र गति से विस्तार होते गया, ये बढ़ता गया और ये जो छोटा कण था, पार्टिकल था, यह बहुत ही उष्ण था, बहुत ही गर्म था, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था और इसमें विस्तार होते गया, विस्तार होते होते इसमें महाविस्फोट हुआ, इसके कई खंड हो गए और इस तरीके से करके निहारिकाएं, ताराओं के मंडल बन गए, आकाश गंगाएं, मंदाकिनियां, निहारिकाएं और कई सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र जो है बनते गए महाविस्फोट सिद्धांत से। तो नॉर्मली समझ लेते हैं कि सूक्ष्म कण से विस्तार होता गया और उस विस्तृत कण में जो विखंडन होता है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इस पर आगे वीडियो बनेगा जिसे आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? भाई सिद्धांत है तो उसका प्रतिपादन करने वाला कोई ना कोई होगा। तो महाविस्फोट सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, उन्हें जो खोज करता थे वह थे जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। जॉर्ज लेमेंटर थे, यह बेल्जियम से संबंधित थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। तो इन्होंने जो है बिग बैंग थ्योरी की खोज की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड है क्या, किसे ब्रह्मांड कहेंगे। तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा तथा द्रव्य, यहां पर प्लस करके लिख दिया है मैंने,
ऊर्जा तथा द्रव्य के अस्तित्वमान स्वरूप को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। जो हमारा यूनिवर्स है इसमें एनर्जी भी है और मैटर भी है, तो एनर्जी और मैटर दोनों मिल करके क्या बनाए हैं? यूनिवर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है? मैटर है, और इसमें जो ग्रेविटी है, इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो हीट है, चाहे जो भी इसमें पावर है वो क्या है? एनर्जी है। इसी तरीके से पूरे होल यूनिवर्स का जो है कंपोजिशन हुआ है, जिसमें मेनली क्या है? एनर्जी है और मैटर है। तो ऊर्जा और पदार्थ के अस्तित्वमान स्वरूप को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन टालमी ने प्रारंभ किया। टालमी एक यूनानी विद्वान थे, तो ब्रह्मांड के विषय में, यूनिवर्स के विषय में व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वह थे क्लेडियस टालमी, जिनको शार्ट में हम क्या कहते हैं? टालमी कहते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत किसने किया, तो वो थे क्लेडियस टालमी थे। ठीक है, अब टालमी के कुछ अपने सिद्धांत थे। तो टालमी ये कहते थे कि जो पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य और अन्य नक्षत्र तारे जो हैं इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो शुरू में तो टालमी को बहुत सारा जो है वो मिला, सपोर्ट मिला इस सिद्धांत को लेकर के, लेकिन आगे एक वैज्ञानिक आते हैं जो 1553 ईस्वी में कोपरनिकस के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है। लेकिन उनकी यह मान्यता ईसाई मान्यताओं के विपरीत थी। ईसाई मान्यता में यह भी था कि जो है पृथ्वी स्थिर है, सूर्य इसके इधर उधर घूम रहा है, इसीलिए तो सूर्य घूमते हुए दिखता है, कभी इधर उगेगा इधर जाके अस्त हो जाएगा। पृथ्वी तो वही है जहां पर थी, जहां हमारा घर था वहीं था, वहीं अभी भी है। तो इसलिए ये बात जो है ईसाई मान्यताओं के विरोध में साबित हुई और कोपरनिकस को क्रूस कर दिया गया, उनको मार डाला गया। जो रूढ़िवादी ईसाई थे उनको कोपरनिकस को मार दिए। तो देखते हैं 1553 में पृथ्वी को केंद्र में, सूर्य को केंद्र में किसने साबित किया? कोपरनिकस ने केंद्र में बताया। किसको? सूर्य को बताया। पृथ्वी को कहा कि चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, अब ब्रह्मांड में क्या क्या है अगर हम इसकी बात करें तो ब्रह्मांड में जो है अनंत आकाश गंगाएं हैं, मंदाकिनियां हैं, निहारिकाएं होती हैं। असंख्य आकाश गंगाएं, मंदाकिनियां और निहारिकाएं जो हैं ब्रह्मांड में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि बिग बैंग थ्योरी की बात किया, तो बिग बैंग थ्योरी में ब्रह्मांड एकदम छोटा था, सूक्ष्म कण के रूप में था, लेकिन इसमें धीरे धीरे विस्तार होता गया और इतना बड़ा विस्फोट इसमें हुआ कि इसके कई टुकड़े हुए और इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये जो है देख रहे हैं हम कि आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, मंदाकिनियां जो है इसमें शामिल हैं। अब जो है हमारा जो सौरमंडल है वह किसी न किसी जो है मंदाकिनी में है। तो जो हमारी मंदाकिनी है उसे हम कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा क्यों कहते हैं? आकाश गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि आकाश गंगा का स्वरूप बहती हुई नदी के जैसा, मंदाकिनी का स्वरूप जो है बहती नदी के जैसा होता है, इसलिए इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। तो जो हमारी मंदाकिनी है, हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सौरमंडल और हमारी पृथ्वी स्थित है, उसका आकार सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, और हमारी मंदाकिनी के निकटतम भी कोई मंदाकिनी है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि सबसे नवीनतम मंदाकिनी कौन है। तो सबसे नवीनतम से मतलब यह है जिसका खोज अभी नया नया हुआ है, अभी हाल ही में कुछ सालों में जिसे देखा गया, तो वह है ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी सबसे नई मंदाकिनी है जिसे हाल के वर्षों में खोजा गया है। ठीक है, अब सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, ग्रह नहीं है, तारा है। जब हम जनपत्री बनाते हैं तो उसमें सूर्य वगैरह को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है। ठीक है, तो सूर्य तारा है और सूर्य के निकट का भी एक तारा है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी है, जो हमारी आकाश गंगा है, मंदाकिनी है।
तो इसके निकटतम कोई मंदाकिनी है तो वह कौन सी है? देवयानी है। और यह हमारी मंदाकिनी से कितनी दूरी पर है? 2.2 गुणे 10 की घात 8, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूर है। 2.2 इंटू 10⁸, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, कौन सी मंदाकिनी? देवयानी, जो हमारी आकाश गंगा के निकटतम मंदाकिनी है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल से मतलब ये है काले छिद्र। तो काले छिद्र आसमान में कैसे होंगे? आसमान में तो छेद हो ही नहीं सकता है। तो काले छिद्र हैं क्या? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक ऐसा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, वहां पर मैग्नेटिक पावर इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी वहां से आगे नहीं बढ़ पाता है। प्रकाश भी वहां जाकर के उस गुरुत्वीय क्षेत्र में मुड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उससे आगे हमें कोई चीज दिखती नहीं और वहां पर ब्लैक होल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक होल की अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो प्रकाश को अवशोषित करे वह क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल कहलाएगा। यहाँ पर देखिए अत्यधिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो प्रकाश को अवशोषित कर ले वो क्या कहलाएगा? ब्लैक होल कहलाएगा। और ब्लैक होल कहाँ होंगे? धरती पर होंगे नहीं, अंतरिक्ष में है, क्योंकि इतना जो है प्रभावशाली गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी पर है नहीं। एक गुरुत्वीय क्षेत्र है जो बारामूडा ट्रायंगल है, जिसमें कोई चीज चली जाती है तो कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो अगर ब्लैक होल की अगर बात की जाए तो ब्लैक होल का मतलब क्या है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो प्रकाश को अवशोषित कर ले, अपने से आगे न बढ़ने दे, वो क्या कहलाएगा? ब्लैक होल कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेसर की। तो क्वेसर क्या होता है? यह एक आकाशीय पिंड होता है, यह एक खगोलीय पिंड होता है जो कि बहुत ही चमकीला होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसे हम क्वेसर कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारे समझ में बातें आ गई हैं। अभी रिवाइज कर लेते हैं, तब तक हम बात कर लेते हैं सौर्यमंडल की। तो सौर्यमंडल की अगर हम बात करें तो सौर्यमंडल से मतलब है सूर्य से। सूर्य का जो परिवार है, सौर परिवार है, उसे हम कहेंगे सौर्यमंडल। तो सौर्यमंडल में क्या क्या है? तो सौर्यमंडल में सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं। ठीक है, इन सबको मिलाकर के क्या बना है? सौरमंडल बना है। अब जैसे कि एक चीज समझ लेते हैं, यहां हमने पढ़ा क्या कि कोपरनिकस ने क्या किया? सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना। ठीक है, तो सूर्य क्या है? स्थिर है। और सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएंगे? ग्रह। और ग्रह के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएंगे? उपग्रह। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है आकाशीय पिंड होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य का वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, वो कौन से हैं? ग्रह हैं। और जो ग्रहों के चारों तरफ घूम रहे हैं वो कौन से हैं? उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं को आगे हम परिभाषित करेंगे और देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों के गति से संबंधित जो नियम है जिससे हम ग्रहों की गति को आंकते हैं, उसे किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। केपलर ने क्या किया था? ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ये केपलर थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी का चुंबकीय कवच। जो पृथ्वी का चुंबकीय कवच है, ठीक है, जो इसके धरातल से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो एक मैग्नेटिक बेल्ट है। तो इस मैग्नेटिक बेल्ट में होता क्या है कि सूर्य के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं तो वह इसमें फंस जाते हैं। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय कवच है इसे हम वेन एलन बेल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय कवच को वेन एलन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 64 किलोमीटर है। और कहां से इसकी ऊंचाई शुरू होती है?
धरातल से 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी जो है ऊंचाई आंकी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो चीजें पढ़े हैं एक बार सरसरी निगाह से हम दोहरा लेते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और कैसे हुई थी तो इसके विषय में एक सिद्धांत है। तो सिद्धांत कौन सा है? वह सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जिसे कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक विस्फोट के प्रक्रिया के द्वारा हुई थी। और बिग बैंग थ्योरी के खोजकर्ता कौन है? तो जॉर्ज लेमेंटर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड क्या है अब हम बात करें तो ब्रह्मांड जो है ऊर्जा और पदार्थ के अस्तित्वमान स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? ब्रह्मांड के विषय में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह थे क्लेडियस टालमी। क्लेडियस टालमी यूनानी विद्वान थे जिन्होंने ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, टालमी का क्या विचार था? तो टालमी का विचार था कि टालमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना, लेकिन बाद में क्या होता है कि 1553 ईस्वी में कोपरनिकस ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना और कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या है? तो ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं, मंदाकिनियां और निहारिकाएं होती हैं। ठीक है, हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? जो हमारी मंदाकिनी है मतलब कि जिसमें हमारा सौरमंडल है, तो हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा है। और आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो आकार इसका सर्पिला है। हमारी मंदाकिनी क्या है? आकाश गंगा है, आकार इसका सर्पिला है। ठीक है, अब मंदाकिनी को आकाश गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आकार होता है वह बहती हुई नदी के जैसा प्रतीत होता है, इसलिए मंदाकिनी को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे नवीनतम मंदाकिनी कौन सी है जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, हाल के वर्षों में खोजा गया, तो वह है ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी जो है अभी हाल के वर्षों में खोजी गई मंदाकिनी है। ठीक है, सूर्य के निकट का तारा, सूर्य खुद ही एक तारा है, लेकिन इसके निकट का कौन सा तारा है जो सूर्य के निकट है? तो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी की अगर हम बात करें तो है देवयानी। देवयानी जो एक ऐसी मंदाकिनी है जो हमारे आकाशगंगा के निकट है। और हमारे आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? निकट होने के बाद भी कुछ दूरी होगी, तो कितनी दूरी है इसकी? तो 2.2 इंटू 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, ब्लैक होल की बात करें तो अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही अधिक होता है, पावर उस वहां पर गुरुत्वाकर्षण का बहुत ज्यादा होता है और वह अपने आगे प्रकाश को बढ़ने नहीं देता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो ब्लैक होल के बारे में हम देख रहे हैं कि अत्यधिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो प्रकाश को अवशोषित कर ले उसे क्या कहेंगे? ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, अब है क्वेसर। तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाएगा? क्वेसर कहलाएगा। ठीक है, यह बहुत ही चमकीला होता है क्वेसर और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब हम थे कहां पर? सौरमंडल में थे। तो सौरमंडल का मतलब सूर्य का परिवार है, बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ उसके बहुत सारे सदस्य हैं, उसके सहकर्मी हैं, उसके जो हैं मित्र हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक बड़ा नेता होता है तो बड़ा नेता के पीछे जो है घूमने वाले 2-4 लोग होते हैं। तो सूर्य सौरमंडल का क्या है? नेता है, उसका प्रभाव है, बहुत गर्म है, किसी को फटकार देगा, ठीक है, किसी को जो है खड़ा कर देगा, किसी को जो है गर्म कर देगा। तो सूर्य क्या है? सौरमंडल का देवता है। तो उसके चारों तरफ घूमने वाले कौन हैं? उसके नौकर चाकर हैं, ठीक है, उसके आदमी हैं। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा है जो कुर्सी पर बैठा है दादा? वो है सूर्य।
सूर्य के जो है मंत्री हैं, तो 8 मंत्री हैं, तो कौन से हैं वो, इनको कहेंगे ग्रह। और ग्रहों के अपने जो है चमचे हैं, तो वो हैं उपग्रह। इसी ग्रहों में से एक है पृथ्वी, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहेंगे, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये है ग्रह हो गया। और उपग्रह, जैसे पृथ्वी के पीछे कौन घूमता है, चंद्रमा घूमता है, तो वो हो गया उपग्रह। और ऐसे बहुत सारे ऐसे छिछोरे हैं जो नारेबाजी करते रहते, नहीं देखते हैं, जब झंडा लेके जय हो कुछ करते रहते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है कि किस पद पर वो हैं। तो उस तरीके के जो लोग होते हैं वो शामिल हो गए इसमें, क्षुद्र ग्रह धूमकेतुओं में शामिल हो जाएंगे। अब धूमकेतुओं का एक काम है, बड़ा इंटरेस्टेड, सुनेंगे तो लगेगा, ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं और कई बार क्या करते हैं कि दूसरे ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में चले जाते हैं। अब इसी में से कुछ दल बदलू देख लीजिए होते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अभी देखिए, मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, और जैसे ही देखेंगे कि जो है अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो सीधे से झंडा उठा लेंगे समाजवादी पार्टी का। तो इसी तरीके से धूमकेतु होते हैं, वो क्या करेंगे, घूमते घूमते रहेंगे, मन करेगा तो बदल देंगे, वो जो है अपना धारा जो है बदल करके क्या करेंगे, चले जाएंगे दूसरे पार्टी में। ठीक है ना। तो अभी देखिए यही पार्टी ओटी की हो रही है, साउंड आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो ये सब जो है पार्टी का काम है, कहीं और थे या घूम करके आ गए इधर, तो ऐसे ही धूमकेतु होते हैं। ठीक है, अब जो है ग्रहों की गति की हम बात कर लें कि जो ग्रहों की गति जो है, तो उसके विषय में एक सिद्धांत है। तो इससे संबंधित जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो कौन थे, केपलर महोदय थे। इन्होंने ग्रहों के गति का नियम जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगली बात हम कर लेते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय कवच, जिसे हम कहते हैं वेन एलन बेल्ट, क्या कहते हैं, वेन एलन बेल्ट कहते हैं, जो धरातल से 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। और वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिलहाल इतना ही।